नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में रहती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन 3 महत्वपूर्ण खबरों का हम रुख करेंगे, उन टॉप लाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई होगी। शुभेंदु सरकार का सख्त अंदाज यहां नजर आ रहा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। मदरसों का सर्वे कराया जाएगा, यानी मदरसों के खुलेंगे राज। बताएंगे आपको पश्चिम बंगाल से जुड़ी ये महत्वपूर्ण स्टोरी। इसके साथ जिस दूसरी खबर पर हमारी नजर आएगी वह उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ी हुई, जहां गर्जा है बुलडोजर। ताबड़तोड़ यहां एक्शन हो रहे हैं। सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद पर हुई है सख्त कार्रवाई। बताएंगे संभल से जुड़ी यह खबर भी। इसके साथ साथ आपकी सेहत से जुड़ी खबर भी बताएंगे न्यूज पंच में, क्योंकि अखबार में खाना परोसना अब पड़ सकता है भारी, लगेगा जुर्माना। FSSAI का सख्त निर्देश आ चुका है। तो ये 3 महत्वपूर्ण खबरें होंगी जिसमें न्यूज पंच में हमारी खबर नजर रहने वाली है। ये शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की। और सबसे पहली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी जिस खबर के बारे में हम आपको आज बता रहे हैं वो है शुभेंदु सरकार का एक के बाद एक जो एक्शन पश्चिम बंगाल में हो रहा है उससे जुड़ा हुआ। और ये ताजा खबर जो वो ये है कि राज्य में मदरसों के सर्वेक्षण के आदेश दे दिए गए हैं। शुभेंदु सरकार ने सभी मदरसों से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट क्यों? क्योंकि बंगाल में हर जिले से मदरसों की जानकारी इस समय मांगी जा रही है। और इसी के मद्देनजर सभी जिलों के डीएम को आदेश भी दे दिए गए हैं। अब सभी डीएम को 5 जुलाई तक का समय दिया गया। 5 जुलाई तक इनको रिपोर्ट पेश करनी है। इस रिपोर्ट में ये वजह ये बताई गई है कि ये क्यों सर्वे कराया जा रहा है। वो ये क्योंकि क्या मौजूदा मदरसे नियम के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं, उनके पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है या नहीं। ये सब वजह है जिसकी वजह से मदरसों के सर्वे करवाए जा रहे हैं। अब मदरसों को क्या जानकारी देनी होगी, कुछ मुख्य सवाल हैं जो डीएम के जरिए यहाँ पूछे जाएंगे। और इन अहम सवालों में ये बताना होगा आपको अपने पंजीकरण का, यानी मदरसों को अपने दस्तावेज पेश करने होंगे। छात्रों और शिक्षकों की संख्या बतानी होगी और पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों का भी विवरण देना होगा। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है कि शुभेंदु सरकार को मदरसों का विवरण मांगना पड़ा है, कैसे जुटाया जाएगा डेटा और इस सर्वे से सरकार को क्या मदद मिलने वाली है, सभी एंगल पर विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं शुभेंदु सरकार से जुड़े इस महत्वपूर्ण एक्शन की। मदरसों के डेटा जुटाएगी शुभेंदु सरकार। शुभेंदु सरकार को आए हुए अब 1 महीना हो चुका और हमने देखा है कि आने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद कैसे एक के बाद एक्शन लिए जा रहे हैं। 15 सालों तक जो ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार वहां पर थी, उसके बाद उसमें जो कई अनियमितताएं सामने उजागर हो रही है, उसके बाद शुभेंदु सरकार जो है एक के बाद एक एक्शन ले रही है। और इस एक्शन में जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि आप अपना डेटा जुटाएं इन मदरसों संस्थाओं से, और उसके बाद ये जो डेटा है वो एक साथ एकत्रित करके आप 5 जुलाई तक रिपोर्ट को पेश करें। आवासीय से गैर सहायता मदरसों तक का सर्वे इसमें बात की गई है। और साथ ही अनियमितता मिलने पर यह कार्रवाई तय की जाएगी। यानी कि अगर इससे जुड़ा कोई भी दस्तावेज नहीं मिलता है, विवरण नहीं पेश किया जाता है, या फिर कहीं कोई ऐसी चीजें सामने आती हैं जो बिंदु होंगी शक की, उसके बेसिस पर इन पर और डीएम को निर्देश दे दिए गए। सभी जिलों को डीएम को अब एक रिपोर्ट पेश करनी है जिसका समय दिया गया है 5 जुलाई का। तो बंगाल में इस समय हम देख रहे हैं कि कई जो अनियमितताएं सामने आ रही थी, कई शिकायतें भी मदरसों से जुड़ी हुई सामने आ रही थी, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। और एक्शन लेने के बाद अब डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मदरसों से ये जो डेटा जुटाया जाएगा और ये जो मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो कितने हैं, और पश्चिम बंगाल में इन मदरसों की संख्या आखिरकार है कितनी। तो आपको अपना टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है कि मान्यता प्राप्त मदरसे जो है
वो कुछ इतने हैं। उसके बाद जूनियर हाई मदरसे इतने हैं, हाई मदरसे इतने हैं, सीनियर मदरसों की संख्या ये है। तो ये सभी संख्या पश्चिम बंगाल में अगर मदरसों की बात की जाए तो ये कुछ डेटा सामने निकल कर आता है। अब सरकार ने क्या तर्क दिया है इसके बारे में भी देख लेते हैं कि सरकार क्यों चाह रही है कि मदरसों का सर्वे हो और ये केवल एक सूचना संग्रह और सत्यापन की प्रक्रिया तक सीमित ना रहे, ये सीमित रहे और इसका विस्तार हो और ये पता चले कि ये जो मदरसों की संख्या है उसमें आखिरकार काम क्या हो रहा है, छात्रों को क्या पढ़ाया जा रहा है, पाठ्यक्रम क्या है। तो इन सभी एंगल्स पर यहाँ एक्शन लेते हुए शुभेंदु अधिकारी की सरकार दिख रही है। ये केवल सूचना संग्रह और सत्यापन की प्रक्रिया है और साथ ही मदरसों को बंद करने या छात्रों को हटाने की कार्रवाई नहीं है। ये साफ तौर पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया है और सभी संस्थान वर्तमान शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई जारी रखेंगे, यानी उन मदरसों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला जिस पर पढ़ाई हो रही है, जिस पर कामकाज चल रहा है। और ये केवल और केवल एक सूचना संग्रह यानी कि सिर्फ एक डेटा को इकट्ठा करना और सरकार उसी डेटा को इकट्ठा करने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस समय हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ जुड़ गए पश्चिम बंगाल से, आइए सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आखिरकार शुभेंदु सरकार को जरूरत क्या पड़ी मदरसों के सर्वे कराने की? क्या कोई शिकायतें आई थी, क्या कोई अनियमितताएं भी सामने आती हुई नजर आ रही थी? भावना, देखिए कितने सरकारी मदरसा है, कितने मान्यता प्राप्त है, पंजीकृत कितने हैं और सरकारी से बेसरकारी कितने हैं जो सरकारी नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष चलाता है या फिर कोई संगठन चलाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। तो ये कितने मदरसा है, ये सरकार के पास कोई डेटाबेस सही तरीके से नहीं थी, इसलिए सरकार चाहती है कि डेटाबेस तैयार किया जाए। और ये भी हैरानी की बात है कि पिछले 15 साल में और उससे भी पहले बताओ कि कोई डेटाबेस नहीं है, तो ये डेटाबेस नई तरीके से करने की भी जरूरत क्यों पड़ी, वो बात काफी अहम है। कहीं ना कहीं जाके ये पता चल रहा है कि सरकार चाहती है कि एक नई तरीके से एक समीक्षाएं हो कि ममता शासनकाल में फिर जितने पुराने शासनकाल में या फिर पिछले सरकार ने जितने भी रजिस्ट्रेशन दिए थे मदरसों के, उसके बाद भी किसी और को क्या रजिस्ट्रेशन मिला है, अगर मिला है तो किसके तहत मिला है, वो सारी बातों का एक डेटाबेस तैयार करना चाहती है। और इनमें छात्राएं कितने हैं, कितने शिक्षक कितने हैं, कर्मचारी कितने हैं, ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें के मुआयना करके सरकार चाहती है कि मदरसा को भी सरकारी जो सुविधाएं हैं, सरकारी सौरभ, यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ये डेटा जुटाया कैसा जाएगा? अब डीएम को निर्देश तो दे दिए गए, हर जिले में डीएम को निर्देश दिए गए हैं, आखिरकार इस डेटा जुटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, डीएम जो है, डीएम वो ब्लॉक लेवल पे जो ऑफिसर्स है, सरकारी जो ऑफिसर्स है, वीडियो लेवल पर जो ऑफिसर्स है, जो म्युनिसिपैलिटी जहाँ पे है वहां पर जो ऑफिसर्स हैं, उनके जरिए इनका सर्वेक्षण किया जाएगा कि उनके एक अगर आप म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो एक वार्ड में कितने मदरसाएं हैं, तो उसमें से सरकारी कितने हैं, असरकारी कितने हैं। और अगर ब्लॉक लेवल पर देखें तो वहां पर भी ऐसे देखा जाएगा कि ये सारे मदरसा कौन चलाता है, कितने छात्र वहां पर है, कितने शिक्षक क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, वहां पर क्या पढ़ाया जाता है। सौरभ, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, क्या ये सही है कि 15 साल जब टीएमसी की सरकार यहाँ रही, एक भी बार मदरसों का सर्वे नहीं कराया गया? देखिए, पिछले सरकार ने सर्वे किया था, ऐसा कोई तो डेटा सामने नहीं आता। अगर डेटा सामने सर्वे किया जाता तो नई तरीके से इतनी जल्दी इतनी सर्वेक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए सरकार कह रही है कि अभी जो है, अभी एक सर्वेक्षण करना जरूरी है कि मदरसा कितने हैं और उनमें क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इसमें किसी को डरने वाली कोई बात नहीं है। सरकार किसी मदरसा को तुरंत बंद करने के कोई मंशा लेकर ये निर्देशिका जारी नहीं किया है। सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो अल्प समुदाय के जो लोग हैं, उनके जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं, उनका भी विकास सही तरीके से बिल्कुल, उनकी उच्च शिक्षा अच्छी हो, उनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी हो और जो शिक्षा और पाठ्यक्रम उनका चल रहा है वो एक दूसरे जो पाठ्यक्रम है उनसे जुड़ा हुआ जरूर होना चाहिए, ताकि अगर इनकी जो संख्या है वो एक इक्वालिटी जो है, उसमें समानता जो है वो लेकर आया जा सके। ऐसे में डर या भय की कोई जरूरत नहीं है, यही शुभेंदु अधिकारी सरकार का कहीं ना कहीं मानना है और इसी वजह से मदरसों का सर्वे भी कराया जा रहा है। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है और एक बार फिर बुलडोजर एक्शन को
लेकर ये सुर्खियों में आ चुका है। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई कई घंटों तक चली और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा गया। इस दौरान कुछ पोस्टर और झंडे मिलने के बाद मामला और चर्चा में आ गया। प्रशासन इसकी जांच करने की बात कर रहा है। आखिरकार क्या है पूरा घटनाक्रम, किस आदेश के तहत हुई है ये बड़ी कार्रवाई और अब आगे क्या होगी प्रशासन का अगला कदम, बताएंगे आपको ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार संभल में क्यों गरजा बुलडोजर, क्या ऐसी जरूरत पड़ी सरकार को ये बड़ा एक्शन लेने की और सरकारी जमीन पर क्या ऐसी चीजें चल रही थी, क्या अवैध अतिक्रमण चल रहे थे जो सरकार को बुलडोजर चलाना पड़ा। आखिरकार ये देखिए, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे ये 6 बड़ी तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि यूपी सरकार एक्शन मोड में है और जो भी अवैध निर्माण हुए हैं उसको ध्वस्त करने के लिए यहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है। मस्जिद पर यहाँ एक्शन हुआ है क्योंकि एक कब्रिस्तान पर सरकारी जमीन ली गई थी लेकिन उस पर एक मस्जिद बनाई गई और ये अवैध निर्माण था क्योंकि मस्जिद से जब ये दस्तावेज मांगे गए तो मस्जिद के पास वो प्रॉपर दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ। अब मस्जिद जब ध्वस्त की गई तो यहाँ पर कुछ ऐसे पोस्टर और झंडे मिले जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम जो है और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। अब सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया गया है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर अभी भी जो पहरा है वो बहुत हाई है और मौके पर इस समय भी अधिकारी वहां मौजूद है। तो आप देख रहे हैं कि संभल में एक के बाद एक बड़ा एक्शन यहाँ यूपी सरकार लेती हुई नजर आ रही है और यहाँ अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए यूपी सरकार ने बुलडोजर चलाने के एक्शन दिए हैं। तो आपको बता दें कि संभल में बुलडोजर चला है और इस समय उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक प्रशासन की सख्ती साफ तौर पर नजर आ रही है क्योंकि सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण खड़े करेगी जा रहे थे और कई समय से खड़े हुए थे, उसके बाद कोर्ट की सख्ती के बाद जब उनसे दस्तावेज मांगे गए तो दस्तावेज ना मिलने पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। प्रशासन के द्वारा ये सख्ती अपनाई गई है जहां संभल में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई संभल में हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ पोस्टर भी मिले हैं, आई लव मोहम्मद के पोस्टर मिले हैं, जिसके बाद ये पूरी खबर कहीं ना कहीं उसने तूल पकड़ लिया और बुलडोजर की मदद से इस सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया गया है। ध्वस्त कार्रवाई के दौरान कई बड़े अधिकारी वहां मौजूद रहे, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और आपको बता दें कि मौजूदा जो तहसीलदार है वो कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश में। तो ये बड़ा जो एक्शन है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी गई है आइए आपको बताते हैं। गांव करसेलुआ में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत थी जिसमें तहसीलदार कोर्ट में नियमानुसार बात दर्ज करके नोटिस जारी किया गया था। वहां पे सुनवाई के बाद कब्जे हटाने का ऑर्डर किया गया था जिसके विरोध में अपील में जिलाधिकारी कोर्ट में अपील की गई थी। उस कोर्ट में भी दोनों पक्षों को पर्याप्त नोटिस देकर के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और उसके बाद सुनवाई की गई। सुनवाई में पाया गया कि कब्जे का कोई प्रमाण नहीं है और कब्जा सार्वजनिक जमीन पर बना हुआ है, अवैध है, अतः इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है। उसी क्रम में डिमोलिशन की कार्रवाई आज हम लोग कर रहे हैं। निरीक्षण भी किया है, देखा है, कुछ पोस्टर्स हम लोगों को मिले हैं आई लव मोहम्मद जिन पे लिखा हुआ है और बाकी अग्रिम जाँच की जा रही है। अवैध मस्जिद जो कि कब्रिस्तान की जमीन पे बनी थी उसका डिमोलिशन करवाई जा रहा है और जांच के दौरान उसमें आई लव मोहम्मद और इस प्रकार के तमाम झंडे पोस्टर्स भी मिले हैं। किन लोगों के द्वारा इनको रखा गया है, प्रिंट करवाया गया है, इस सबकी जानकारी है वो प्राप्त की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो कब्रिस्तान की जमीन पर यह अवैध कब्जा किया गया था। क्या है पूरा मामला आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। राजस्व विभाग और पुलिस को मिलती है जानकारी जिसके बाद ये बड़ा एक्शन मोड शुरू होता है और बड़ी कार्रवाई करने की पूरी जानकारी मिलने के बाद यहाँ एक्शन मोड में यूपी सरकार आती है। 21 अप्रैल को बेदखली का आदेश यहाँ दिया जाता है और तहसीलदार कोर्ट का यह आदेश पारित किया जाता है। इसके बाद मस्जिद कमेटी के खिलाफ आदेश आता है। आदेश में यह आता है कि गाटा संख्या 409 भूमि जो कब्रिस्तान के लिए आरक्षित की गई थी उस पर अवैध कब्जा किया गया है। यहाँ एक मस्जिद खड़ी की गई है। जनवरी 2026 में राजस्व विभाग की पैमाइश पर ये जो पूरा मामला है वो होता है और उसके बाद कब्जे का मामला जो है वो सामने आता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि यूपी की तहसीलदार कोर्ट में मामला दर्ज किया जाता है। मामला होता है राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत दायर।
मस्जिद समिति को साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए मौका दिया जाता है, एक समय सीमा दी जाती है, लेकिन पर्याप्त समय सीमा में दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा पाती मस्जिद और उसके बाद प्रशासन की सख्त कार्रवाई सामने आती है और संभल की इस अवैध मस्जिद पर चलता है बुलडोजर। तो ये बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ा हुआ, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय एक्शन मोड पर है और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है और जिसने भी अवैध निर्माण किया उस पर बुलडोजर चलाने के सख्त आदेश दिए गए। विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, आइए सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, उत्तर प्रदेश सरकार का एक और बड़ा एक्शन और कब्रिस्तान की जमीन, सरकारी जमीन पर मस्जिद यहां खड़ी की गई थी। कब से ये मस्जिद यहां थी, खड़ी की गई थी, कौन से इलाके में थी और अब क्या बड़ी कार्रवाई यहां हुई है? देखिए, ये 80 के दशक से यहाँ पर कब्जा था और ये सबसे बड़ी बात है कि चाहे गाजियाबाद हो, संभल हो या प्रदेश के अन्य जिले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि सरकारी जमीन हो, सरकारी जो तमाम सारी संपत्तियां हैं, झील है, तालाब है अथवा अन्य स्थान है या अथवा किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर रखा हो, उस पर पुलिस सख्त एक्शन ले। साथ साथ जो सरकारी जमीनों पर जो कब्जा किए गए हैं उनके लिए राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है कि जाकर वहां पर जमीन पर सर्वे करें और सर्वे कर बताएं प्रशासन को, आगे की कार्रवाई हो। ऐसा ही इस मामले में भी किया गया। नगासा थाना क्षेत्र में जो ये अवैध मस्जिद वहां पर स्थापित थी, इस पर जब वहां पर सर्वे किया गया, वहां पर पैमाइश की गई, उसमें वो फर्जी पाई गई। इसके बाद इनको समय दिया गया, तहसीलदार के यहाँ इनका मुकदमा चला, उसके बाद सेकंड अपील जिला अधिकारी की कोर्ट में हुई। इन दोनों जगहों पर अवैध पाए जाने के बाद मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई भी साक्ष्य उपलब्ध न करा पाने के कारण जो प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है वह की गई, जो आपने बताया कि धारा 67 के तहत यह कार्रवाई की गई है और इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा तो प्रथम तल पर जब वहां पर डीएम और एसपी पहुंचे थे तो कुछ ऐसे दस्तावेज वहां पर मिले जो संदिग्ध थे, जिसके बारे में अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आई लव मोहम्मद हो या हरे रंग का झंडा हो, इस तरीके के वहां पर दस्तावेज मिले हैं। और एसपी का कहना है, पुलिस अधीक्षक का, कि इस मामले में भी जांच की जा रही है और जो लोग ऐसे कृत्य वहां पर किए थे, जो ऐसे पोस्टर वहां पर रखे थे, कैसे वहां पर पहुंचे, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और उन दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का एक्शन उन सभी अवैध निर्माण पर है जिन्होंने इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से वहां निर्माण किया, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कुछ और हो। यहां हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रशासन बहुत सख्त है और कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, कार्रवाई यहाँ पर लगातार हो रही है। इस मामले से पहले भी संभल में पिछले 1.5 साल से लगातार कार्रवाई हुई है। लगा, चाहे वो अवैध दुकानें हो, चाहे मजार हो, तमाम सारी ऐसी जगह थी वहां पर खास तौर से दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा था। ये वही संभल है जहां पर पुलिस कार्रवाई करने से डरती थी। यहाँ पर खासतौर से तमाम सारे ऐसे इलाके थे जहां पर अवैध बिजली कनेक्शन थे, सैकड़ों की तादाद में। न जाने कोई बिजली कर्मी वहां पर जा नहीं पाता था बिजली विभाग का, वहां पर सख्त कार्रवाई की गई। तो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में जो यहाँ पर कार्रवाई की गई है, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि वहां पर पुलिस प्रशासन की कभी कोई हिम्मत नहीं होती थी इन जैसे लोगों पर कार्रवाई करने की। और खासतौर से जो कब्जेदार है, जो माफिया है, ऐसे लोगों पर वहां पर सिलसिलेवार कार्रवाई की गई है और ये बदस्तूर जारी है। अभी भी तहसीलदार कोर्ट में, जिलाधिकारी कोर्ट में तमाम सारे अवैध कब्जों के मुकदमे चल रहे हैं और प्रशासन का कहना है कि जैसे ही इन पर फैसला आएगा, आगे की कार्रवाई अन्य जगहों पर भी की जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन पूरे तरीके पे, पूरे तौर पर यहाँ सख्त नजर आ रहा है। विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। न्यूज पंच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपकी सेहत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे, क्योंकि अखबार में अब खाना परोसना पड़ सकता है भारी। एफएसएसआई का एक सख्त निर्देश आया है। क्या ये निर्देश, बताएंगे आपको। ब्रेक के बाद जुड़े रहिए न्यूज पंच के साथ। कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका स्वागत है। अब बात एक ऐसी खबर की जो सीधे आपकी सेहत से जुड़ी है, और इसलिए क्योंकि आपके काम की खबर भी इसको कहा जा सकता है। अगर आप सड़क किनारे खाना का शौक रखते हैं या घर में किसी अखबार पर रखकर समोसे, पकौड़े या पराठे खाते हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी ये छोटी सी आदत सेहत पर बड़ा खतरा बन सकती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने अखबार और मैगजीन के पन्नों में खाना परोसने या पैक करने पर सख्त चेतावनी जारी की है। वजह है इससे जुड़ी प्रिंटिंग इंक। प्रिंटिंग इंक में मौजूद होते हैं ऐसे खतरनाक रसायन जो गर्म खाने के संपर्क में आकर सीधे आपके शरीर में पहुंच सकते हैं और हो सकता है आपको कैंसर भी। क्या है ये खतरा और कैसे आप इससे बच सकते हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्यों अखबार में खाना परोसना आपका दुश्मन है, आपकी सेहत का दुश्मन है। क्योंकि FSSAI ने ये सख्त वार्निंग जारी की है कि अगर आप अखबार में या मैगजीन के जो प्रिंटेड पेज है उसमें खाने को बंद कर रहे हैं, पर उसको बंद करके उसके बाद उसको खा रहे हैं, तो इसकी जो खतरनाक इंक है वो आपके सेहत पर पड़ सकती है भारी। और जो पैकेजिंग नियम 2018 है उसके तहत ये रोक लगाई गई है। मैगजीन पन्नों में खाना लपेटना अब मना है और नियम तोड़े गए तो सख्त कार्रवाई होगी। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत ये कानूनी एक्शन लिया जा सकता है, यानी आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना यहाँ मिल सकता है। रेस्टोरेंट मालिकों पर यह आदेश लागू है। साथ ही फूड ग्रेड पैकेजिंग अब जरूरी कर दी गई है। ये FSSAI ने निर्देश जारी किए हैं। अब हुआ क्या, ये मामला तूल तब पकड़ा जब मुंबई में एक वड़ा पाव विक्रेता का वीडियो खूब वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। क्योंकि अखबार की जो प्रिंटिंग इंक है उसमें बहुत ऐसे केमिकल्स होते हैं जो गर्म खाने के संपर्क में जब आते हैं और आने के बाद वो आपके सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। तो FSSAI और BMC के द्वारा ये जॉइंट एक्शन के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और ये निर्देश जारी किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आपने खाना परोसा या आपने खाना लपेटा इस अखबार के पन्नों में तो कैसे आपके शरीर में जा सकता है जहर। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अखबार की जो प्रिंटिंग स्याही होती है उसमें होता है लेड। लेड आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है और स्याही में ये खतरनाक केमिकल मौजूद होते हैं जो आपके शरीर में जाते हैं और ये शरीर में जाके कुछ और काम नहीं, सिर्फ जहर का काम करते हैं। यानी आपने खाना जितना भी अच्छा खाया हो, जितना भी हेल्दी खाया हो, लेकिन अगर आपकी आज ये खाना अखबार में लपेटा हुआ था तो ये आपकी सेहत पे बहुत बड़ा असर डाल रहा है। ऑयली फूड यानी जो चिकनी फूड होते हैं उसमें भी इस तरीके का मात्रा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये अखबार के पन्नों में लिपटे होते हैं। खाने के जरिए ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाते हैं और ये टॉक्सिन्स और कोई काम नहीं, सिर्फ जहर का काम करते हैं। लेड शरीर में जमकर पहुंचाता है बहुत बड़ा नुकसान। यानी वो कुछ ये एक बारी में नहीं होता, ये नुकसान एक बारी में नहीं है, ये धीरे 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 आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यानी ये कहीं ना कहीं एक साइलेंट किलर है, एक स्लो पॉइजन है जो आपके शरीर में जा रहा है। शरीर के अंग हो सकते हैं डैमेज इसके साथ, यानी कैंसर का खतरा भी, और आपके शरीर के कई ऑर्गन्स इसके साथ डैमेज हो सकते हैं। गर्म तेल रसायनों के रिसाव को और बढ़ाता है, यानी अगर गर्म खाना उसके अंदर पैक किया गया है तो डेंजर जोन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। FSSAI ने ऐसे पैकेजिंग फूड से बचने की दे दी है सलाह। दीपक रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आइए दीपक का रुख करेंगे। सेहत से जुड़ी ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है दीपक, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी सड़क किनारे हम खाना पैक करवा लेते हैं और वो खाना कहीं और नहीं, वो अखबार के पन्नों में पैक करके दे देते हैं। और कई घरों में ऐसे रिवाज भी आ रहे हैं कि घरों में खाना अभी भी अखबारों के पन्नों में पैक होता है। कितना बड़ा ये आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है और FSSAI ने क्या निर्देश जारी किए हैं दीपक? जी देखिए, FSSAI ने जो कंप्लेंट मिली थी उसके आधार पर जांच की है तो पता चला है कि ऐसा सिर्फ मुंबई में नहीं, जो मुंबई का केस आप बता रहे थे कि वड़ा पाव के एक
एक मशहूर दुकान थी वहाँ पर ये देखा गया, बल्कि ऐसे कई जगहों पर आप दिल्ली, मुंबई, किसी भी बड़े शहर या छोटे शहरों की बात करें, वहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि अखबार में या पॉलीथीन में लपेटकर इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके के प्रतिबंध की बात कही है, हालांकि पहले से ही इस तरीके की जो रेगुलेशन है FSSAI के 2018 के तहत ये कहा गया है कि इस तरीके से अखबार में लपेटकर चीज़ों को नहीं दिया जाना चाहिए। जिस इंक की बात आप कर रही थी वो इंक बेहद खतरनाक होती है। जब वो उसमें गर्म कोई चीज़ रखी जाती है और तेल उसमें लगता है और जो हमारे शरीर के अंदर जाता है वो आपके लिए बहुत कहते हैं उसे जहरीला हो जाता है और आपकी सेहत बिगड़ सकती है। तो ऐसे में इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत कही गई है। FSSAI तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर लोगों से भी अपील की है कि अगर आप भी अपने आसपास ऐसी चीज़ों को देखते हैं जहां पर खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, क्लाउड किचन वाले जो होते हैं, आमतौर पर पैकेट में इस तरीके से कागज़ में लपेट कर चीज़ों को देते हैं, अगर आपको ये कहीं दिखता है तो पहले तो उसे मना कीजिए, उसकी कंप्लेंट कीजिए ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। और सीधे तौर पर निर्देश जो है इन वेंडर्स को दिए गए हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनको कहा गया है कि जिस तरीके के मानक पहले तय किए गए हैं FSSAI ने, जिनको पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है कि हाँ आप इस मानक के तहत ये पैकेजिंग के इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी पैकेजिंग के इस्तेमाल के तहत चीज़ें बेची जानी चाहिए, लोगों को खिलाई जानी चाहिए। इसके अलावा अगर इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर सख्त पाबंदी के निर्देश तो दिए गए हैं, सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। FSSAI का निर्देश तो ये है, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें। और अगर इस तरीके की कोई भी जानकारी प्राप्त होती है कि अगर ऐसी चीज़ों में खाने को ना लपेटे क्योंकि आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, तो हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। दीपक, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ, क्योंकि DD न्यूज ही है सिर्फ भरोसा सच का। दीजिए अनुमति। नमस्कार।